हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। सो भाई, आज अपना लेक्चर नंबर रहेगा कौन सा? तो आज अपना लेक्चर नंबर रहेगा 9। यानी इससे पहले हम 8 लेक्चर कर चुके हैं। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट, कुछ दोस्त इस पे पहली बार आए हो, तो 10 सेकंड के अंदर बता देता हूँ। तो हमने हरियाणा जीके के 1000 क्वेश्चन को टारगेट कर रखा है कि हम हरियाणा जीके के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आज उसी के रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। कुछ वो फॉर्मेट चलेगा, कुछ ये फॉर्मेट रहेगा। भाई बहुत सारी आपको जानकारी यहाँ से मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो द टीचर्स पर, आप द टीचर्स हरियाणा पर इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम है रैमी डुल और मैं ही आपको हरियाणा जीके टीच करता हूँ। तो चलिए आज फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन देख सकते हैं इस वीडियो को? भाई जो आप हरियाणा पुलिस ग्रुप डी HCS जहाँ पर भी हरियाणा जीके आती है, देख लो। पहला प्रश्न है भाई आज का अपना, दिल्ली को NCR क्षेत्र कब घोषित किया गया? ठीक है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कुछ एरिया को NCR कब घोषित किया गया, ये प्रश्न है, ठीक है। तो साहब देखो, पहले तो ये एक टर्म आई है NCR, इसको समझते हैं। ये NCR है क्या? देखो, NCR मैंने लिखा NCR, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। ये तो समझ लिया साहब। अब इसको कब घोषित किया गया था? तो देखो, यह तो है आपकी दिल्ली, ये वाला एरिया आपका दिल्ली है, ठीक है साहब, D4 दिल्ली। और यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट काफी जरूरी है। आप यहाँ से 101% जब भी आपका प्रश्न आएगा आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है साहब। ये मैंने कर दिया आपका हरियाणा ऐसे करके, ठीक है साहब। और मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ साहब आपके राजस्थान को। तो साहब ये हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। और अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साहब यूपी को, यानी उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो ये हो गया साहब उत्तर प्रदेश। तो साहब ये हो गया उत्तर प्रदेश। यहां से लग गई दिल, ठीक है साहब। तो यहां से और यहां तक का आपका क्या हो गया? आपका पूरा पूरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है साहब। अब बात क्या है, अब दिल्ली ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है, लेकिन मैंने छोटा छोटा क्यों बनाया? अब देखो, HR हरियाणा, राजस्थान R और यूपी। अब देखो, ये 4 स्टेट जिसमें दिल्ली भी इंक्लूड है, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 अपने स्टेट, ये क्या है? इनके कुछ हिस्से को लिया गया। कब की बात है? ये 1991 की बात है। तो 1991 में संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, 69वां नंबर का संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? दिल्ली और उसके आसपास के कुछ एरिया को मिलाकर NCR बना दिया गया साहब, यानी कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कब की बात है? 1991 की। कौन सा संविधान था साहब आपका? 69वां संविधान संशोधन। ये तो जान लिया, लेकिन इसके बाद हमें क्या चीज जाननी है वो देखो। इसमें हरियाणा के साहब आते हैं आपके 14 जिले, और 2 जिले आते हैं साहब आपके राजस्थान के, और 8 जिले आते हैं आपके यूपी के। तो कुल मिलाकर NCR में 24 जिले शामिल हैं, 3 स्टेट शामिल हैं दिल्ली के अलावा, ठीक है। तो देखो, तो मैं स्टेट के बारे में पर्टिकुलर अब बात कर रहा हूँ। दिल्ली तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास इस क्षेत्र का पहले भी इतिहास रहा है। चाहे हम बात करें 1857 की क्रांति की, या फिर हम 1947 तक की बात करें, मुगलों की बात करें, ठीक है, तो या फिर अंग्रेजों के टाइम की बात करें, ये शासन काफी, ये क्षेत्र क्या था, काफी बगावती रहा था। तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और दिल्ली को NCR कब घोषित किया गया? 1991 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 69वां नंबर का, ठीक है। तो दिल्ली में आपके हरियाणा, यूपी और राजस्थान 3 स्टेट के 24 जिले, ये बात मत भूलना। जो दिल्ली है उसको हरियाणा सिर्फ पूर्व की तरफ से कवर नहीं करता, अदरवाइज तीनों तरफ से अपना हरियाणा दिल्ली को कवर करता है। तो देख लो भाई, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 3 तरफ से हरियाणा दिल्ली को घेरे हुए है। इसका यहाँ पे एक दूसरा मैप यदि मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, यह है साहब आपका दिल्ली, और 3 तरफ से लगता है हरियाणा। हरियाणा 3 तरफ से लगता है, लेकिन हरियाणा की 4 जिले इसको लगते हैं, किसको? दिल्ली को। दिशा 3 पूर्व की तरफ हम नहीं है, उत्तर प्रदेश है। तो बाकी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन तीनों दिशा से दिल्ली को हरियाणा घेरता है। लेकिन साहब इसमें आपकी 4 स्टेट रहेंगी। पहला है साहब आपका सोनीपत, फिर आता है साहब आपका झज्जर, फिर आता है आपका G फॉर गुरुग्राम, और फिर आता है साहब आपका फरीदाबाद। यहाँ पे है साहब आपका रोहतक।
रोहतक दिल्ली को टच नहीं करता, रोहतक आपका सोनीपत और झज्जर को टच करता है, और झज्जर और सोनीपत आपके दोनों दिल्ली को टच करते हैं। खास बात पता है क्या है? फरीदाबाद, गुड़गांव और झज्जर, इन तीनों जिलों में मेट्रो है। ठीक है साहब, लेकिन आपका सोनीपत में भी अभी प्रस्तावित है, अभी साल 8-7 महीने हुए हैं, इसका मैप वगैरह भी आ गया। यहाँ पर साहब आपका पानीपत और यहाँ पर है साहब आपका करनाल। तो आप देख रहे हो कि करनाल से मेट्रो चलेगी और डायरेक्ट दिल्ली आएगी। 17 स्टेशन होंगे, 17 जगह वो रुकेगी। जैसे कि जब हम दिल्ली जाते हैं और स्टेशन आते हैं तब क्या बोलते हैं? मेट्रो, जीटीबी नगर, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, यानी कि वो एक स्टेशन है जीटीबी नगर। ठीक है, तो ऐसे ही 17 स्टेशन होंगे और लगभग आपका करनाल से भाई दिल्ली यदि आप आओगे तब आपका 45 मिनट में मेट्रो पहुंचा देगी। समझे? दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से, लेकिन 4 जिले, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। सोनीपत को छोड़ दें तो गुड़गांव, फरीदाबाद और आपका झज्जर, इन तीनों में क्या है साहब? आपकी मेट्रो है। जो आपका झज्जर है इसका बहादुरगढ़, इसमें है मेट्रो। ठीक है, तो जो आपका झज्जर है, झज्जर का आपका बहादुरगढ़, इसमें क्या खास बात है? इसको हम हरियाणा का गेट, मुख्य द्वार बोलते हैं, यानी कि एंट्रेंस। जैसे अपने घर का एक एंट्रेंस होता है जहां से हम अंदर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंस। तो इसका एंट्रेंस क्या हो गया? आपका बहादुरगढ़। किसका? हरियाणा का। ठीक है, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो साहब आपका रहेगा मुंबई। हरियाणा की राजधानी क्या है साहब? पंचकुला। आर्थिक राजधानी क्या रहेगी? मतलब जहां पर पैसों का लेन देन ज्यादा है तो वह रहेगी साहब आपकी गुड़गांव। लेकिन आपकी आर्थिक के बाद राजनीतिक राजधानी पूछ लो तब आपका रोहतक चला जाएगा। ठीक है साहब, और फरीदाबाद साहब आपकी रहेगी औद्योगिक राजधानी। तो हरियाणा में 4 से 5 टाइप की राजधानी है जो कि आपको याद रख लेनी है। ठीक है साहब, तो 1991 में हुआ था 69वां नंबर का संविधान संशोधन था। अब देखो 1991, एक चीज को दूसरी चीज के साथ यदि आप याद करके पढ़ोगे तो दिक्कतें इतनी ज्यादा नहीं आएंगी। 1991 से हमने उठा लिया 91। ठीक है, 91। अब 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इसमें क्या बोला गया साहब कि जो भी आपकी स्टेट्स है, जैसे हरियाणा भी एक स्टेट है, तो उसका कितने प्रतिशत उसका जो विधानसभा है, जैसे हरियाणा है और हरियाणा की विधानसभा है, कहाँ पर इसका मुख्यालय? चंडीगढ़ में। तो क्या बोला गया कि जितने भी आपके वहां पर विधायक होंगे उनका आपको 15%, ठीक है, 15% आप क्या करोगे? इनको आप मंत्रिमंडल में शामिल करोगे। मंत्रिमंडल का क्या मतलब हो गया? जितने भी अपने पास डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप और मैं अभी एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यह भी एक डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है साहब, तो हरियाणा में यह पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यानी कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा का डिपार्टमेंट किसी न किसी मंत्री के अंडर होगा। तो इन सभी को हम जो इनको रूल करेंगे या जो इनके ऊपर रहेंगे, जो इनके हेड रहेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मंत्री या फिर आपका मंत्रिमंडल। ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में पावर है। शिक्षा की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, चिकित्सा की बात करें, मेडिकल की बात करें, तो जो सभी प्रकार की हैं आपकी, वो क्या है आपकी, जो वो क्या है साहब आपकी, इनकी इन लोगों के हाथ में रहेगी। तो वो लोग होंगे आपके जस्ट 15%। अब हरियाणा में है वो 90 विधायक, और 90 का यदि आप 15% निकालोगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा साहब? 27/2। 27/2 का क्या आपका आ गया? 13.5। और 13.5 कभी व्यक्ति नहीं हो सकते, तो इस वजह से आपके क्या है? आपके हरियाणा कैबिनेट में 14 मंत्री शामिल होते हैं। 14। डायरेक्ट पूछ ले कितने मंत्री हैं तब आपका रहेगा 14, लेकिन आप प्रतिशत में पूछ ले कि कितना प्रतिशत तब आपका 15%। ठीक है, 2003 में इस बिल को पास किया गया था। यह रूल बना था 91वां नंबर का संविधान संशोधन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो 69 आया है, तो इस 69 से आप याद रखोगे 1969 में क्या हुआ था साहब? दो चीजें आपको मुख्य है जब भी आप हरियाणा जी के पढ़ते हैं, तो दो चीजें आपको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर पता होनी चाहिए। पहली क्या है? 1969 में आपका जो HBSC बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी। HBSC हरियाणा शिक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि आपका अभी भिवानी में है, लेकिन 1969 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी साहब? आपका CHD यानी कि आपका चंडीगढ़ में हुई थी 1969 में। ठीक, 12-13 साल के बाद यानी 1981 1981 में क्या किया गया? इसको चंडीगढ़ से उठाकर भिवानी ले गए थे। ठीक है साहब, HBSC। ओके, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दूसरी डेट आपको क्या याद रखनी है? जब हरियाणा 1966 में एक इंडिपेंडेंट राज्य बना था हरियाणा, तब क्या हुआ? यहाँ से एक पत्रिका निकलती थी अपनी, हरियाणा शोध के नाम से। हरियाणा शोध के नाम से, हरियाणा शोध।
यह पत्रिका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। हरियाणा शोध कब निकलनी शुरू हुई साहब? यह है 1966 में। क्या खास बात है 1966 में? भाई हम पंजाब से एक अलग राज्य बना था हरियाणा, तो उसी टाइम पर हरियाणा शोध के नाम से एक पत्रिका निकाली गई थी। कहां से साहब? रेवाड़ी से। ठीक है, रेवाड़ी से एक पत्रिका निकाली गई थी 1966 में। लेकिन ट्विस्ट क्या आया? ठीक 3 साल के बाद, यानी कि 1969 में, 3 साल के बाद इसको यहां से निकालना बंद कर दिया और इसका नाम भी चेंज कर दिया। तो ट्विस्ट आता है 1969 में, यानी कि 1969 में। तो ये हरियाणा शोध का नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम रखा गया? जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा। कहां से निकलने लगी? कुरुक्षेत्र, स्पेशल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है साहब, तो इस डेट को आपको काफी अच्छे तरीके से याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये डेट। ठीक है, और यदि आप भी ऐसे ही एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ोगे, देखो चीज एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ने से आपको याद नहीं रहती, बार बार पढ़नी पड़ेगी आपको। जैसे कि 1991 का जिक्र आया, तब आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ हम एक 91वां नंबर का संविधान संशोधन भी है, जो कि सर ने बताया था। ठीक है साहब, तो चलो अब चल लेते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है साहब, अगला प्रश्न है अपना, वो हमने कर ही लिया। दिल्ली को हरियाणा कितनी तरफ से घेरता है? तो साहब 3 तरफ से घेरता है, तो वो हमने देख लिया। ठीक है, तो चौथी तरफ से कौन घेरता है? यह है आपका दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। यहां से हम नहीं घेरते, इस तरफ से नहीं घेरते साहब, ऊपर की तरफ से, यानी कि इस तरफ से हम नहीं घेरते। इस तरफ से आपका घेरता है उत्तर प्रदेश, यूपी, और यहाँ पर रेस्ट में क्या है? हम हैं। ठीक है, इसको हमने अभी देखा भी था। ठीक है साहब, चलो अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगले में क्या है? हरियाणा के कितने जिले अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते? ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले था सिर्फ आपका, अच्छा एक बार क्वेश्चन को समझा दूं मैं। इसमें बोल रहा है कि हरियाणा के कितने जिले अन्य राज्यों के साथ। अब हरियाणा को कितने अन्य राज्य लगते हैं साहब? यदि आप देखोगे ऊपर की तरफ है आपका पीएनबी पंजाब। ठीक है, हरियाणा के ऊपर की तरफ है आपका पंजाब। ठीक है, और यहां पर है आपका आर फॉर राजस्थान। यहां पर है साहब आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर है आपका यूके, यानी कि उत्तराखंड, और ऊपर है फिर आपका एचपी, हिमाचल प्रदेश। तो 5 राज्य लगते हैं हरियाणा को, और 2 लगते हैं साहब यूटी। यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और 2 आपके 5 क्या हो गए? राज्य हो गए। ठीक है, 5 + 2, इतना कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के कितने जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते? यानी कि इन 5 राज्यों में से अपना कितने जिले हैं जो कि इनके साथ बाउंड्री साझा नहीं करेंगे? प्रश्न ये है, ये बड़ा। अब देखो, पहले था साहब सिर्फ एक, कौन सा था आपका? पहले था सिर्फ आपका एक रोहतक। पहले था साहब आपका सिर्फ एक रोहतक। अब की बात कर रहा हूं 2011 से पहले, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई। उसके बाद 2016 में आपका एक जिला बनता है सीधी, यानी कि चरखी दादरी। तो 2 जिले हो गए जो कि आपके किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। लेकिन ट्विस्ट अभी आया 2025 में, 16 दिसंबर 2025 को, जब हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना? हांसी। तो हांसी भी मेरे प्यारे दोस्त एक ऐसा जिला है जो कि किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो कुल मिलाकर यदि आज 2026 में हम बात करें, तो अभी भाई 3 ऐसे जिले बन चुके हैं हरियाणा में जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। अच्छा एक बात और बताओ, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो कि हरियाणा के ही अन्य जिलों के साथ सबसे ज्यादा उसको जिले टच करते हैं? तो साहब वह है आपका जींद। जींद को यदि आप मैप में देखोगे तो जींद को हरियाणा के 7 जिले टच करते हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा भी हम जींद को कहते हैं। जींद ऑप्शन में ना मिले तब हम जाएंगे रोहतक के साथ। प्रश्न था हमारा यहाँ पर कि 2 जिले टच करते हैं, लेकिन अभी एक और बन गया है, कौन सा? आपका हांसी। तो अभी कितने जिले हो गए साहब? 3 जिले हो गए जो कि आपके अन्य राज्यों को टच नहीं करते। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है साहब, तो हमारा कौन सा जिला बना है? ये 23वां निकाला किससे गया? हिसार से निकाला गया। ठीक है, देखो हिसार जब 1966 में हमारे पास 7 जिले बने थे, 7 जिले थे भाई अपने पास 1966 में। ठीक है साहब, तो उस टाइम पर क्या था? हिसार सबसे बड़ा जिला था। किसमें? एरिया में। हिसार सबसे बड़ा जिला था 1966 में, लेकिन इससे अब तक कुल 4 जिले निकाले गए हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? पहले निकाला गया था
1972 में। 1972 में आपका कौन सा जिला निकाला गया था? भिवानी। बी फॉर भिवानी 1972 में। ठीक 3 साल के बाद 1975 में इससे निकाल दिया साहब सिरसा, एस फोर सिरसा। और 1997 में 1997 में आपका फतेहाबाद निकाला गया। ठीक है, आपका फतेहाबाद, एफ फोर फतेहाबाद। और अब 2025 बोलूं या 26 बोलूं, क्योंकि 25 में घोषणा हुई है, तो इसका गठन एग्जैक्ट क्या डेट होगी वो अभी नहीं पता। लेकिन 2025 में क्या हुआ साहब, आपका एक जिला और निकाल दिया गया, एच फोर हाथी। ठीक है, तो अब तक हरियाणा में सबसे ज्यादा विभाजन किस जिले का हुआ है साहब? हिसार का। क्यों? क्योंकि 1966 में हिसार सबसे बड़ा जिला था। सबसे छोटा जिला कौन सा था एरिया में? जींद। जींद का कितनी बार विभाजन हुआ है? जींद का जो कैथल है, ठीक है, कैथल जब बना तो जींद का कुछ हिस्सा ले लिया गया था, अदरवाइज जींद के ज्यादा टुकड़े नहीं हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो जिला था उसी के बार बार टुकड़े हो रहे हैं। तो हिसार 4 बार तोड़ा जा चुका है। ठीक है, तो जो प्यारे दोस्त, जो आपका चरखी दादरी है वो निकाला गया था आपका 2016 में। वो किससे? भिवानी से। और भिवानी 1972 में किसे निकाला था? हिसार से। तो इनडायरेक्टली वो हिसार से ही निकला था। तो ऐसे प्रश्न यदि आप याद करोगे तो भाई क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन? सिलेक्शन आपका भाग कर होगा। भाग कर का क्या मतलब है भाई? सिलेक्शन भाग जाएगा ऐसे नहीं कि आपका सिलेक्शन 101% होगा। बस आप फैक्ट को एक दूसरे के साथ आपको रिलेट करना है, बस हो गया जी आपका काम। चलो अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि किस अन्य राज्य के साथ हरियाणा का जो बाउंड्री है सबसे कम सीमा साझा करता है? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हरियाणा है, हरियाणा सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ, आर आर फॉर राजस्थान, ठीक है, इसके साथ हम 1262 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करते हैं। किसके साथ साहब? हम राजस्थान के साथ। और सबसे कम यूके, यूके यानी कि आपका उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर। अब इनके लिए कुछ ट्रिक है छोटी सी। देखो, पहले आएगा 11, फिर आएगा 12। 11 मतलब कि छोटा, तो सबसे कम तो 11 किलोमीटर रहेगी। 12 मतलब कि बड़ा, तो 12 के साथ जस्ट आपको 62 लगा देना है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ 1262, सबसे कम आपकी यूके उत्तराखंड के साथ जस्ट 11 किलोमीटर। ओके साहब, अब एक बात और देखो, यदि इस नंबर को मैं उल्टा कर दूं, 1262 को 62 12 लिख दूं, तब क्या हो गया? यह हमारी ग्राम पंचायतें हो गई। कब? 2011 में। ठीक है साहब, 2011 में यदि आपसे पूछ ले कि ग्राम पंचायतें कितनी थी, तो 6212। और आपके गांव कितने थे? 6700 से ऊपर आपके गांव थे। ठीक है साहब, 2011 का ये डेटा है। ठीक है, और पंजाब के साथ हमारे 7 जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ भी हमारे 7 जिले लगते हैं, और राजस्थान के साथ भी हमारे 7 जिले लगते हैं। और साहब हमारे एचपी के साथ, ठीक है, एचपी के साथ साहब हमारे 3 जिले लगते हैं। ठीक है, और जो यमुनानगर है हमारा, यमुनानगर सिर्फ हमारा एक ही स्टेट को लगता है, जिसका क्या नाम है? यूपी, यानी कि आपका उत्तराखंड। और यमुनानगर हमारा यूपी को भी लगता है, एचपी को भी लगता है, यानी हिमाचल प्रदेश को भी, और उत्तराखंड को भी। तो हमारा एकमात्र ऐसा जिला है उत्तराखंड जो कि 3 स्टेट्स के साथ लगता है। ओके साहब, समझे? यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला है साहब जो कि उत्तराखंड, यूपी और एचपी, यूके, यूपी एंड एचपी के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। लेकिन सबसे कम दूरी किसके साथ साझा करता है? यूके के साथ। और यूके यानी कि उत्तराखंड का भी हमारे हरियाणा को सिर्फ एक ही जिला लगता है, जिसका क्या नाम है? देहरादून। ठीक है, और देहरादून क्या है साहब? देहरादून, देहरादून राजधानी है किसकी? यूके की। ठीक है, जब आप हरिद्वार जाते हो तो हरिद्वार कहां पर है भाई? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड में है। और देहरादून, देहरादून से आप होकर निकलते हो, देहरादून इज द कैपिटल ऑफ यूके, यानी कि आपका यूनाइटेड किंगडम में ये उत्तराखंड है। ठीक है साहब, इतनी बातें हमें पता चल गई। तो चलो अब चलते हैं हम आगे। दिल्ली को मैंने बता ही दिया कि दिल्ली को हमारे कितने जिले टच करते हैं साहब? हमारे 4 जिले टच करते हैं। बस गई आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ को गई देख लो, तो जो चंडीगढ़ है अपना प्यारा सा, क्या है? हमारी राजधानी है। ठीक है, चंडीगढ़ को हरियाणा का सिर्फ एक ही जिला लगता है साहब, पीसीएल। पीसीएल पंचकुला। कब बना था साहब ये? 1995 में बना था। एग्जैक्ट डेट क्या थी? 15/8, यानी 15 अगस्त को बना था 1995 में। ठीक है साहब, लेकिन प्रश्न आपका ये नहीं आएगा कि चंडीगढ़ को आपके कितने जिले लगते हैं। सबको पता है। प्रश्न आपका ये आएगा कि चंडीगढ़ को लगने वाले एकमात्र जिला जो कि पंचकुला है, उसको हरियाणा के कितने अन्य जिले टच करते हैं? तब साहब आपका आंसर रहेगा एक, जिसका क्या नाम है? एएमबी। एएमबी मतलब कि अंबाला। अंबाला हरियाणा का वो जिला है जो कि पंचकुला को लगता है।
और कोई पंचकूला को जिला नहीं लगता। ठीक इस तरफ यदि हम देखते हैं, मैं बहुत बार करवाता भी हूँ आपको, ये हो गया आपका पीएनबी पंजाब और ये हो गया आपका आर4 राजस्थान, ये हो गया साहब आपका एच4 सिरसा। तो सिरसा है वह तो पंजाब और राजस्थान दोनों को टच करता है, लेकिन सिरसा को हरियाणा का, रेस्ट हरियाणा का, शेष हरियाणा का सिर्फ फतेहाबाद ही टच करता है, हिसार नहीं टच करता। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल देते हैं कि साहब हिसार भी लगता है। नहीं भाई, हिसार नहीं लगता। ठीक है, तो आप ऐसे याद करोगे तो आपका क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे। तो भाई ये तो सबको पता है कि हरियाणा गठन के समय साहब 7 जिले थे, GHARJKM। ठीक है, तो 7 जिले थे कब, 1966 में। ठीक है साहब, इसके बाद 2 जिले आपके बने थे 1972 में, भिवानी और सोनीपत। तो कितने हो गए, 9। एक जिला आपका बना साहब इससे ही अगले साल 1973 में, कितने हो गए, 10। एक जिला साहब आपका बना इससे 2 साल के बाद 1985 में, 75 में आपका सिरसा। और एक जिला बना साहब आपका 1979 में फतेहाबाद, जो कि आपका गुड़गांव से निकाला गया था। तो साहब ये हो गए 9, 10, 11, 12। तो यहां तक हो जाते हैं आपके 12 जिले। अब इन 12 जिलों के बाद देखो, इन 12 जिलों के बाद सीधे 4 जिले एक साथ बनाए गए 1989 में, 12 और 4, 16। इसके बाद एक जिला बनाया गया साहब आपका 1995 में, 17 जिले। और 2 जिले बनाए गए साहब आपके 1997 में, आपके फतेहाबाद और आपका झज्जर। 1995 में बनाया गया था साहब आपका पंचकूला। 1989 में बनाए गए थे आपके 4 जिले एक साथ, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। 1979 में बनाया गया था साहब आपका फरीदाबाद, जो कि आपका गुड़गांव से निकाला था। 1975 में बनाया गया था साहब आपका सिरसा, जो कि आपका हिसार से निकाला था। 1973 में आपका कुरुक्षेत्र, जो कि करनाल से निकाला था। और 1972 में आपके 2 जिले बनाए गए थे, सोनीपत और भिवानी। भिवानी निकाला था हिसार से, सोनीपत आपका रोहतक से निकाला था। तो यहां तक आपके साथ हो जाते हैं कुल 19 जिले। ठीक है, मतलब कि 2000 से पहले हरियाणा में 19 जिले थे, 19 जिले। और इसके बाद जो 2000 के बाद बने हैं, अब 2026 चली हुई है, तो अब कौन कौन से जिले बने हैं। एक आपका बना है साहब 2004-5 में, और एक बार बना है साहब आपका एक जिला 2008 में, एक 2016 में, और एक अभी 2025 के एंड में बनाया गया है। मतलब कि घोषणा की गई है। डेट वो 25 वाली मानेंगे या 26 वाली मानेंगे, उसका पता नहीं। तो ये बना था साहब आपका M4 मेवात, ये बना था P4 पलवल, ये बना था आपका CD यानी कि चरखी दादरी, और ये अब बना दिया आपका हांसी। ठीक है, तो अब ये क्या बना दिया, ये बना दिया अब आपका हांसी। तो कुल मिलाकर मैंने आपको क्या बताया, मैंने साहब आपको बताया कि हरियाणा में अब तक कुल कितने जिले हैं, अब तक 23वां जिला बना है। तो 2025 में साहब आपका बना दिया H4 हांसी। तो भाई देख लो, प्रश्न क्या पता ये पूछ ले कि 2000 से पहले हरियाणा में कितने जिले थे। आपको वैसे ही पता होना चाहिए उंगलियों पर, कितने जिले थे, 19। 2000 के बाद अब तक हरियाणा में कितने जिले बने, तो 3 पहले थे, चौथा हो गया आपका हांसी। तो कुल कितने हो गए, 23। पूछ लेगा कि एक साथ सबसे ज्यादा जिले कब बने, तो 1989 1989 में, कितने, 4। पूछ लेगा कि एक साथ 2 जिले कब कब बने हैं, एक बार 1972 में, एक बार आपको 1997 में। पूछ सकता है कि कौन सा जिला किस जिले से निकाला गया। तो ये पूरा पूरा ब्यौरा है आपको चैट जीपीटी भी दे देगा, गूगल जेमिनाई भी दे देगा, आपको गूगल भी दे देगा। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, कोई ना कोई आपको किताब भी दे देगी, लगभग सभी किताबों में है ये, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये पीडीएफ भी दे देगी, आपको टेलीग्राम से ले लेना या फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कौन सा जिला किस जिले से निकला, किस मंडल के अंतर्गत आता है, कब कौन सा जिला बना, कब उसको दोबारा उसमें मिलाया गया, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या देखेंगे, जिलों वाला तो हमने पूरा अपने अच्छे तरीके से करवा दिया। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद हम करेंगे हरियाणा का सबसे नया जिला। साहब ये था चरखी दादरी, लेकिन अब कौन सा हो गया, हांसी। हांसी किससे निकाला गया, हांसी साहब आपका निकाला गया हिसार से, H4 हिसार, H4 हांसी। ठीक है, और इसमें क्या खास बात है कि 16 तारीख 12वां महीना 2025 में हांसी रैली थी, और उसी में सीएम, हाँ सीएम का नाम आपको जरूर याद रखना है। अभी कौन से सीएम अपने, अभी अपने हैं 11वें सीएम, क्या नाम है साहब, नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो नायब सिंह सैनी अपने हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री है व्यक्ति वाइज। ठीक है, व्यक्ति वाइज क्या है साहब, 11वें मुख्यमंत्री है। तो उनकी रैली थी हांसी में, और वहीं पर घोषणा की गई थी कि साहब एक नया जिला बनाया जाएगा जिसका नाम होगा हांसी, और हांसी निकाला गया आपका हिसार से। डेट आप याद रख लेना। ठीक है साहब, अगला प्रश्न, 1 नवंबर को हरियाणा के कितने जिले बने, तो साहब आपके कुल मिलाकर 11 जिले बने हैं। 11 जिले कैसे, क्योंकि
1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था उस टाइम पर थे हमारे पास 7 जिले। उसके बाद 1 नवंबर 1989 को 4 जिले और बना दिए गए, तो कुल मिलाकर साहब 11 जिले हो गए जो कि आपका 1 नवंबर को बने हैं। तो यह इस प्रकार से आपको घुमा सकते हैं लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चलते हैं। देखो ये है जो, इसको थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ अगर मेरे से होता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हो गया हो गया हो गया। देखो अब देखो क्या है, क्योंकि यहाँ से काफी कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं और अपने 1-2 नंबर कटवा लेते हैं। इसमें क्या है प्रश्न कि शहीदों का शहर, जो ये शहीद है, शहीद, ठीक है, कैंडिडेट किसमें कंफ्यूज है, एक तो शहीद वर्ड, ठीक है, शहीद, और एक आपका वीर, एक आपका वीर। वीर के ऊपर लिखा जाओगा भाई, कभी टीचर की ही बेइज्जती करते हैं। एक आपका वीर, तो ये जो दो वर्ड हैं ये दोनों के दोनों हमारे फौजियों से रिलेटेड हैं, शहीद और वीर, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज भी हैं आपके, एक तो झज्जर में, यहीं पर लिख देता हूँ झज्जर में, एक तो है साहब आपका झज्जर में कंफ्यूज, एक है आपका रेवाड़ी में कंफ्यूज और एक है आपका भिवानी में कंफ्यूज, ठीक है। तो ये आपके 3 के 3 जो आपके जिले हैं इनको अब मैं करवा रहा हूं। देखो सबसे पहले यदि शहीदों का शहर पूछ ले तब आपका रहेगा झज्जर, झज्जर। अब आप याद कैसे रखोगे, आपको याद ऐसे रखना है कि झज्जर हमारा हरियाणा का वो जिला है जहां से आपके सबसे ज्यादा फौजी निकलते हैं। सबसे ज्यादा फौजियों का आपका सिलेक्शन कहां से होता है साहब, झज्जर से। तो उससे हम याद करेंगे कि फौजी क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं ना। तो एक ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ कि भाई जहां से सबसे ज्यादा फौजी निकलेंगे वहीं पे सबसे ज्यादा शहीद होंगे। वैसे तो कोई जरूरी नहीं है कि वहीं पर सबसे ज्यादा शहीद हों, लेकिन हम ट्रिक के लिए बना रहे हैं। तो क्या होगा साहब, सबसे ज्यादा शहीद कहां पर होंगे, झज्जर में, ठीक है, झज्जर में। लेकिन पूछ ले आपसे वीर हीरोज, ठीक है, हीरोज, हीरोज को कैसे याद रखोगे, हीरो से। और हीरो कौन है, आज के टाइम पे वो व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। और कहां पर है साहब, ये भिवानी में। भिवानी की क्या खास बात है, अपने जितने भी मुक्केबाज हैं हरियाणा में वो मोस्टली लगभग 90 से 95%, 99 टू 95% इसमें क्या है आपके भिवानी में है। और वो क्या भाई आज के टाइम पे वो भी तो हीरो हैं, जैसे उनकी फैन फॉलोइंग है। कैथल या फिर यमुनानगर के बॉक्सर नो डाउट हैं लेकिन बहुत कम है, ज्यादा उस चीज तरफ के निकलते हैं। तो क्या साहब ये भिवानी में है, कौन, बॉक्सर। बॉक्सर क्या है, हीरो। तो इस वजह से हीरोज जब भी वर्ड आपको ध्यान में आए, हीरो से याद रख लो हीरोज। तो वो क्या है आपका भिवानी में। बच गया क्या, रेवाड़ी। रेवाड़ी क्या है साहब आपकी वीर भूमि। अब वीर को देखो आप, राव तुलाराम, ठीक है, राव तुलाराम जी, राव तुलाराम, राव तुलाराम। ये क्या है, ये भी तो वीर हुए हैं, क्रांतिकारी थे ये वीर। तो वहां से याद करो आप रेवाड़ी को। तो झज्जर, भिवानी और रेवाड़ी। बताओ, अच्छा इसको बताओ कि ये कब कब इनका गठन हुआ है। तो साहब भिवानी 1972, रेवाड़ी 1989, झज्जर आपका 1997। झज्जर किससे निकाला गया था, रोहतक से। रेवाड़ी किससे निकाला गया था साहब आपका, बताओ, कमेंट करके बताना है आपको, गुड़गांव से, ठीक है। और भिवानी किससे निकाला गया था साहब आपका, हिसार से, ठीक है। तो आप ये यदि आप ऐसे याद रखोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आई होप कि मैं आपको समझा पाया होगा कि जो एक कंसेप्ट है शहीद, हीरो, हीरोज और वीर का। अगला प्रश्न, वर्तमान में हरियाणा में कितने मंडल हैं। तो अभी हैं अपने पास 6 मंडल, लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ था साहब हमारे पास 4 मंडल थे, GHAR, G फॉर गुरुग्राम, H फॉर हिसार, A फॉर अंबाला और R फॉर रोहतक। तो 2 मंडल के और F यानी कि आपका करनाल और फरीदाबाद, यह दोनों के दोनों मंडल आपके 2017 में जोड़े गए हैं। फरवरी 2017 में करनाल और फरीदाबाद, पहले थे 4 अब हो गए 6। तो जो 2 नए जोड़े हैं वो कौन से हैं साहब, करनाल और फरीदाबाद। कब जोड़े गए, 2017 में। 66 में कितने थे आपके, 66 में, तब थे आपके कुल 4। प्रश्न आपका आएगा कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। तो देखो R फॉर रोहतक, यह है साहब आपका सबसे बड़ा मंडल। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है आपका, रोहतक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 जिले आते हैं, ठीक है, 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो रोहतक खुद हो गया, इसके बाद झज्जर, इसके बाद साहब आपका भिवानी, इसके बाद आपका चरखी दादरी और इसके बाद आपका सोनीपत, ठीक है। तो 5 जिले आते हैं आपके
रोहतक में। ठीक है साहब, ऐसे आप याद किया करो। चलो अगले प्रश्न की तरफ अब हम मूव करते हैं। यहां पर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है साहब आपका कि हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी। तो सबको पता है कि 1968 में एक मूवी बनी थी हरियाणा के अंदर जिसका नाम था धरती। धरती, ठीक है, धरती। तो यह थी अपनी पहली फिल्म। लेकिन ठीक इसके 2 साल के बाद यानी कि 1970 में अपनी एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था हरफुल सिंह जाट जुलानी। हरफुल सिंह जाट जुलानी, यह फिल्म साहब कब आई थी आपकी 1970 में। यह एक फुल लेंथ की मूवी थी हरफुल सिंह जाट जुलानी। ये एक शॉर्ट मूवी थी 1968 में। इसके बाद साहब आपकी 1983 में आई थी बहू रानी जो कि एक सफल फिल्म थी। लेकिन अगले ही साल 1984 में आपकी आई चंद्रावल। यह आपकी सफलतम फिल्म थी यानी कि सुपर डुपर हिट थी। एक मूवी आई थी आपकी 2000 में लाडो। लाडो को क्या हुआ था, नेशनल लेवल पर पहली बार यदि किसी फिल्म को, जो हरियाणवी कल्चर की फिल्म है, तो वह थी आपकी लाडो जो कि आपके नॉमिनेट हुई थी और जिसको अवार्ड मिला था ये। ठीक है, 1984 में आई इस फिल्म की क्या खास बात थी कि आज तक की हरियाणा के अंदर जितनी भी हरियाणवी लैंग्वेज में मूवी बनी है सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट रही है। क्या नाम है, चंद्रावल। क्या खास बात थी इसकी, इसके जो सॉन्ग्स थे, जिसके गीत थे या फिर जिसके गाने थे वो आज भी बजते हैं भाई। हर एक गाना आज भी सुना जाता है। इस वजह से इसका एक्टर और एक्ट्रेस यानी कि अभिनेता और अभिनेत्री भी पूछ ले जाते हैं वो कहां से थे। तो उसका नाम था, जो एक्टर था उसका नाम था जगत जाखड़। जगत जाखड़ ये झज्जर से थे भाई। ठीक है, और उषा शर्मा इसकी अभिनेत्री थी। ठीक है साहब, जो जगत जाखड़ हैं फिल्म में इनका नाम होता है सूरज। इनके साथ 2 फेमस कैरेक्टर और थे, रूंडा और खूंडा। आई थिंक अब तो दोनों की डेथ भी हो चुकी है। दरियाव सिंह मलिक थे एक तो, उगरा खेड़ी शायद सोनीपत से, और एक और थे आपके रोहतक से थे, रिटोली, पता नहीं टिटोली गाँव ऐसा करके है। ठीक है, तो रूंडा और खूंडा काफी फेमस कैरेक्टर थे आपके दोनों के दोनों। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आपकी 2015 में आई थी एक मूवी सतरंगी, वो भी हरियाणा की ही थी। और अभी लेटेस्ट जो आपकी 2022 नहीं सॉरी 22 या 23 में 22 में आई है शायद, 2022-23 में एक मूवी आई है आपकी। कौन सी आपकी, दादा लक्ष्मीचंद। ठीक है, इसमें जो अपने हरियाणा जो रोल प्ले किया है वो यशपाल जी हैं, यशपाल शर्मा, जो कि आपके हिसार से हैं। और एक फेमस मूवी आई थी उनके गंगा जल, वो तब फेमस हो गए थे जो कि आपके बॉलीवुड में आई थी। तो यह भी है, इसमें अपने हरियाणा के काफी फेमस कलाकार हैं, जो कि बॉम्बे की बात करें या हॉलीवुड की बात करें या फिर हम पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, तो काफी एक अच्छे लेवल पर जिनको सराहाया जाता है। तो वह उसके ऊपर मैंने लेक्चर ले रखा है, वह भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा भी आपको करवा दूंगा। ठीक है साहब, इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साहब हमारा, देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है कि कौन सी फिल्म कब आई थी, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद है कि हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी। तो साहब हरियाणा शोध पत्रिका, जिसके ऊपर मैंने बात करी, 1966 में रेवाड़ी से निकाली गई थी, लेकिन 1969 में इसका नाम बदल लिया गया था, जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा। और अब यह निकलती है के यूनिवर्सिटी। देखो के यूनिवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो 1956 में बनी थी, यह सबसे पहले यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की। दूसरी क्या है कि एनईपी 2020 लागू करने वाली भी स्टेट में पहली यूनिवर्सिटी है। कैशलेस यूनिवर्सिटी भी यह पहली यूनिवर्सिटी है। कौन, एनईपी। ठीक है साहब, और A++ वाली भी यह पहली यूनिवर्सिटी है। कौन सी, कुरुक्षेत्र। तो 4-5 फैक्ट हैं जो कि आपके सबसे जरूरी है। धरोहर साहब आपके कहाँ है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। तो काफी सारे फैक्ट हैं जो कि आपके कुरुक्षेत्र से पता होना चाहिए। कब बनी थी, 1956 में। लेकिन इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है, तो वह भी उन्हीं का नाम है। ठीक है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, क्या नाम था, डॉक्टर RP राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इन्हीं के साथ एक उपराष्ट्रपति बने थे, क्या नाम था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वह आगे चलकर 1962 से 67 तक हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। क्या नाम है साहब उनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्मदिन को हम क्या एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और खास बात क्या थी, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1954 में। तो 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो उनमें से एक व्यक्ति यह भी थे, कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है, अनुसंधान कहां पर है। तो साहब यह करनाल में है, लेकिन करनाल में यह 1955 में ट्रांसफर किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कहां पर,
आपके बेंगलुरु में। आपके बेंगलुरु में इसकी स्थापना होती है किसकी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की आपका। और कहां पर हुई थी? बेंगलुरु में। कब? 1923 में। लेकिन 1955 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। कहां पर साहब? करनाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आपका है कि हरियाणा के सांग जनक के रूप में, तो हरियाणा में जो सांग की जो देखा जाता है कि सबसे पहले सांग का उदय कब हुआ, तो साहब वह आपका लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन जो आधुनिक सांग है वह आपका 18वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है, 18वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास का। तो जो किशन लाल भट्ट हैं, यह साहब आपके मेरठ से थे। मेरठ, मेरठ तो यूपी में आता है, लेकिन जो इनका जन्म भूमि है वह रही है साहब आपकी मेरठ, लेकिन कर्म भूमि आपकी रहेगी आपकी रेवाड़ी। ठीक है, तो मतलब कि हरियाणा से संबंध हो गया कर्म भूमि। ओके साहब, तो किशन लाल भट्ट जी ने क्या किया? हरियाणा का जो आधुनिक हरियाणा का जो सांग है उसकी नींव रखी थी, तो इस वजह से यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है साहब, तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। साहब आपका अगला प्रश्न है कि अ, लक्कड़हारा मंदिर कहां पर है? लक्कड़हारा मंदिर साहब कहां पर है, तो बताइए। तो साहब लक्कड़हारा मंदिर आपका कहां पर रहेगा? तो आपका लक्कड़हारा मंदिर रहेगा तो आपका लक्कड़हारा मंदिर रहेगा, ये भाई पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई ना, एक बार यहां से प्रश्न ले ले, बात तो एक ही है। यमुना नदी की हरियाणा में कितने किलोमीटर तक बहती है? तो यमुना नदी हम सबको पता है कि साहब यूपी और हरियाणा इन दोनों के बीच बहती है, लेकिन निकलती कहां से है? उत्तराखंड से। ठीक है, और उत्तराखंड से वह निकल कर कहां पर आती है? हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी जगह पर आती है? यमुनानगर। ठीक है साहब, यमुनानगर में कहां पर प्रवेश करती है? यमुनानगर में प्रवेश करती है, किसकी मैं बात कर रहा हूं? यमुना नदी की। ठीक है, तो यमुना नदी अपने हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से। ठीक है, और यहाँ पर हरियाणा और यूपी के बीच 320 किलोमीटर बहती है, फिर वह दिल्ली जाती है, और दिल्ली से फिर फरीदाबाद अपना हरियाणा में मतलब दोबारा आती है। उसके बाद फरीदाबाद का हसनपुर, ठीक है, वहां से यह कहां पर चली जाती है? उत्तर प्रदेश में, और वहां पर गंगा नदी के अंदर यह समाहित हो जाती है। ठीक है, प्रयागराज के अंदर। ठीक है, 3 नदियों का संगम है यहाँ पे। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से आपकी कितनी दूरी निकल कर आई साहब? 320 किलोमीटर। क्या यह एक मौसमी नदी है? नहीं, यह एक मौसमी नदी नहीं है। इनफैक्ट क्या है ये आपकी 12 मासी नदी है, जिसके अंदर आप 12 महीने पानी देखोगे। हाँ, पानी की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन आप 12 महीने इसके अंदर पानी देखोगे। खास बात पता क्या है? यहाँ से 1979 में क्या हुआ? आपकी ब्रांचेज निकाल दी गई। ये तो आपकी नदी है, लेकिन यहाँ से नहर निकाली गई। नहर किसकी निकाली गई? 2 नहरें निकाली गई। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1979 की। तो 2 नहरें निकाली गई, एक तो आई आपकी हरियाणा की तरफ, और एक चली गई आपकी यूपी की तरफ। जो हरियाणा की तरफ आती है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी पश्चिमी यमुना। पश्चिमी यमुना क्यों बोलेंगे? परला हिस्सा हो गया पूर्व का, और इस तरफ वाला हिस्सा हो गया पश्चिम का। तो जाहिर सी बात है कि ये इस तरफ आ रही है, करनाल, पानीपत, रोहतक, जो यहाँ का एरिया है, इनको सिंचित करने का कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ पर पानी पहुंचाने का ये काम करते हैं। कौन? नदी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि नहर तो मतलब नदी तो ये हो गई यमुना नदी, और अब मैं बात कर रहा हूँ नहर की, क्योंकि नदी बड़ी है, नहर उससे उसकी ब्रांच है। तो नहर निकाली गई है साहब। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 1979 नहीं साहब, ये 1979 नहीं, 1879 है। गलती होगी मेरे से। ठीक है, 1879 डेट कहाँ है इसकी? अच्छा, इसके बारे में नहीं बताया, एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो 1879 कर लेना आप, 1979 नहीं था, ये 1879 है। ठीक है, देख भी लिया करो भाई, कभी थोड़ा सा हो जाता है हल्का फुल्का, 1-2 डेट आगे पीछे। वैसे तो आपको ठीक ही करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी भाई हो जाते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा दूं। और क्योंकि मेरे पास अब 1 ही घंटा है, 1 घंटे के आसपास, और उसमें से भी मेरे ख्याल से 3 मिनट चले भाई, 30 मिनट के आसपास का टाइम जा भी लिया। अगला प्रश्न अपना, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली रेवाड़ी से पर्वतारोही कौन है? तो साहब यह है संतोष यादव, और यह एक पहली ऐसी महिला है जिसने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। 1992 और 1993 में, 1992 और 1993 में इसने क्या किया था? हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्न छोटे देखें, तो आप माइंड मत करना, आप क्या करोगे, खाली सुनते रहो, वहां से आपका सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें जाएंगी। कहां से है साहब? ये रेवाड़ी से हैं।
ठीक है, क्या किया था, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। कब कब, 1992 और 1993 में। तो खास बात है, ठीक है, 1992 और 1993 में। जो अनीता कुंडू है उसने भी माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है, 2013 में और 2017 में। 2 बार का क्या मतलब है कि नेपाल और चाइना, जो माउंट एवरेस्ट है आपका, उसकी हाइट कितनी है, 8,848 किलोमीटर। कहां पर है ये, भारत में नहीं है साहब ये, ठीक है। तो कहां पर है, नेपाल और चाइना, क्या बोलते हैं उसको, सागर माथा बोलते हैं, जहां से इसकी स्टार्टिंग जो चढ़ाई शुरू होती है। तो इस तरफ होगा आपका चाइना यानी कि चीन। तो माउंट एवरेस्ट को हम 2 तरफ से मान के चलो कि क्या ये पहाड़ ही तो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, पहाड़ है। तो इस तरफ हो गया आपका चाइना और इस तरफ हो गया आपका नेपाल, ये नेपाल। तो यहां से और यहां से हरियाणा की वो कौन सी लेडी है जिसने दोनों जगह से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, तो वह है अनीता कुंडू। कब कब, 2013 और 17 में। अभी ये हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत है, ठीक है साहब। अगला प्रश्न आपका, किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। 2011 का डेटा पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। 2011 के डेटा के अनुसार फरीदाबाद क्या है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है, लेकिन आप देखोगे कि एरिया में सबसे छोटा है। जनसंख्या सबसे ज्यादा, एरिया सबसे छोटा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो यहाँ का जनसंख्या घनत्व होगा सबसे ज्यादा होगा, ठीक है साहब। कितना है आपका, 2442, ये 4224 है भाई, ठीक है। तो किसकी बात है ये, फरीदाबाद की। 3 फैक्ट हो गए, पहला कि जनसंख्या सबसे ज्यादा, दूसरा एरिया सबसे कम, तीसरा आपका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक। तो 3 फैक्ट हैं 2011 के डेटा के अनुसार। जो आपकी औद्योगिक राजधानी है वह रहेगी आपकी फरीदाबाद। कब बना था साहब, 1979 में। किससे निकाला गया था, गुड़गांव से निकाला गया था। आगे चलकर गुड़गांव और फरीदाबाद से आपका कौन सा निकाल दिया साहब, पलवल निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे आप भी यदि याद रखोगे एक फैक्ट के साथ दूसरा, कभी भूल नहीं पाओगे। बड़खल झील है जो 1979 में, सॉरी 1947 में, इसी के अंदर है वो भी, ठीक है साहब। तो हरियाणा जनसंख्या की नजर से कौन सा है 2011 के अनुसार। देखो 2011 में क्या था, 2019 में क्या हुआ, हमारे एक राज्य को तोड़कर जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया था, 2 यूटी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। और पहले हमारे पास थी 7 केंद्र शासित प्रदेश, फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर एक बना दिया गया। तो कितने बच गए साहब, 6। अब 2 ये नए बना दिए जम्मू कश्मीर वाले, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो अभी क्या है, अभी है हमारे पास 8 और 28 का आंकड़ा है, क्योंकि पहले थे हमारे पास 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे नया राज्य कौन सा है अपने पास साहब, वह है तेलंगाना। कब बना था, 2014 में बना था तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना 2014 में बना था, जो कि आपका सबसे नया राज्य है। जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर की तो यूटी बनाई गई है, दोबारा फिर उसको राज्य बनाएंगे, ठीक है। अब क्या है, 18वां राज्य। कब की बात कर रहा हूं मैं, 2011 के डेटा के मैं बात कर रहा हूं कि यदि आप जनसंख्या में देखोगे तब अपना स्थान है 18वें नंबर पे, पूरे भारत में 18वें नंबर पे। यदि मैं एरिया की बात कर लूं तब साहब आपका स्थान है 21वें नंबर पे। 2011 की मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं कि हरियाणा कहां पर एग्जिस्ट करता है, जो पूरी सेंसिस होती है, जनगणना वगैरह, आपका एरिया, इन सब चीजों की क्या है उसमें मैं बात कर रहा हूं, ठीक है साहब। अब बात करते हैं हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीट हैं। तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, और आपकी अंबाला, A4 अंबाला और S4 सिरसा, जो यह 2 सीटें हैं आपकी रिजर्व सीटें हैं। कितनी सीटें हैं साहब, 10। किसकी, लोकसभा की, लोकसभा की। लेकिन जो आपकी राज्यसभा है उसके कितने सदस्य आपके हरियाणा से बन सकते हैं, तो साहब 15। और जो आपकी विधानसभा है साहब, विधानसभा, उसके कितने सदस्य हैं आपके, 90 सदस्य हैं, ठीक है साहब। और 1966 में आपके कितने थे विधानसभा के, तब आपके थे 54, लेकिन इसमें से आपके आरक्षित थे 10, ठीक है साहब। 1967 में अगले ही साल क्या हो गया, सीटें बढ़ाकर कर दी गई थी 81 और आपकी आरक्षित हो गई थी 15। और 1977 में आपके क्या हो गए थे, 90 सीटें हो गई थी विधानसभा की और आपकी आरक्षित हो गई थी 17। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आ सकते हैं। लोकसभा के आपके 10 सीटें हैं, राज्यसभा के 5 सदस्य। लोकसभा में, राज्यसभा में सीटें नहीं होती, मतलब यह है क्योंकि सीटें कहां पर होंगी, जहां पर उनकी कोई लोकेशन होगी। जैसे हरियाणा में जो लोकसभा की 10 सीट हैं उनके अपने पास लोकेशन है, भाई कुरुक्षेत्र है, करनाल है, आपके अंबाला है, सिरसा है, इस प्रकार से।
महेंद्रगढ़ प्लस भिवानी है, गुड़गांव है, इस प्रकार से। लेकिन जो राज्यसभा है उसके डायरेक्ट हमें ये पता है कि हरियाणा से इतने सदस्य हैं, 5 सदस्य है, किरण चौधरी है, तो ऐसे हमें नाम पता है। लेकिन उनकी कोई सीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसको आप और मैं यानी कि हम आम नागरिक उसके लिए वोटिंग नहीं करते। ठीक है, हम लोकसभा के लिए वोटिंग करते हैं और हम विधानसभा के लिए वोटिंग करते हैं। इसका अधिकार हमें नहीं है राज्यसभा की वोटिंग करने का। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ये इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं वोट करने के लिए, हम नहीं कर सकते। ठीक है साहब, दो आपके सदन है, एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा है इसको हम बोलते हैं ऊपरी सदन और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन। ठीक है, अपर हाउस राज्यसभा और आपका लोअर हाउस क्या हो गया? आपका लोकसभा। जो आपके राज्यसभा है साहब, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। यह काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? आपका 6 साल का इनका कार्यकाल होगा, लेकिन आपका लोकसभा का कार्यकाल रहेगा 5 साल का। ठीक है, जो सरकारें बनती हैं हम लोकसभा में तभी वोटिंग करते हैं। क्या राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? किसने कहा नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं जो कि आपकी राज्यसभा से मतलब आई थी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ऐसे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रधानमंत्री या 2 और प्रधानमंत्री थे जो कि आपके राज्यसभा से आए थे। उनका क्या नाम था? आप कमेंट करके बताओगे यदि आप अब तक वीडियो को देख रहे हो और समझ भी रहे हो तो। ठीक है साहब, तो लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, ओके साहब। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर, दोबारा आते हैं। अपना अगला प्रश्न है, चलो ये तो हरियाणा पुलिस वालों का है कि घोड़ा की औसतन आयु क्या है? 62 ईयर्स होती है। अगला है, अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो साहब पानीपत से रहा है। और उर्दू लैंग्वेज है जो, उसमें इनका एक काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और इसी वजह से हरियाणा सरकार के द्वारा, जो हरियाणा सरकार का जो साहित्य से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है वो इसकी पत्रिकाएं भी निकालता है। और इनका क्या नाम है? पत्रिका का क्या नाम है? शबद बूंद आई थिंक, या जमुना तट। जमुना तट है शायद, जमुना तट। ठीक है, जमुना तट है उर्दू की पत्रिका। और शबद बूंद है साहब आपकी पंजाबी की। शबद बूंद है आपकी पंजाबी की। और संस्कृत की हो गया प्रभा। चलो ये 2 कर लो आप तब तक। तो ये क्या है? अल्ताफ हुसैन हाली साहब का संबंध पानीपत से रहा है। पानीपत वही जिला हमारा हरियाणा का जो कि आपका करनाल से निकाला गया था 1989 में, जब हरियाणा के एक साथ 4 जिले बने थे। लेकिन इसको दोबारा से करनाल में ही मिला दिया गया था 1990 में। 91-92 में क्या किया गया? इसको दोबारा से जिला बनाया गया था। ठीक है साहब, पानीपत वही पानीपत जिसके अंदर हमारी 3 लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी 1526, देन आपकी 1556 और उसके बाद लास्ट में आपकी 1761। जिस 1761 की लड़ाई में मराठों का अंत हो गया था। दोबारा मराठे अपना साम्राज्य नहीं बटोर पाए थे, खत्म हो गए थे। ठीक है साहब, वही पानीपत जहां से आपका अल्ताफ हुसैन हाली साहब का संबंध रहा है, उर्दू के शायर रहे हैं। और इसमें लगभग आपका 2 से 5 लाख रुपए तक का जो पुरस्कार है वह भी दिया जाता है। ठीक है साहब, इसके बाद बात करते हैं हम, हरियाणा प्राचीन समय में किस नदी पर बसा हुआ था? तो सरस्वती नदी पर यह बसा हुआ था। अब कहां गई? अब ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके दोबारा से इसका क्या कर रहे हैं? इसको जीवित कर रहे हैं कि मतलब इसके जो साक्ष्य मिले हैं या फिर इसके जो प्रमाण मिलते हैं हमें कहीं कहीं पर, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी दोबारा जीवित कर रहे हैं। महाभारत के रचयिता और संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी। ठीक है, जिसने क्या किया था? इसके अंदर लगभग 1 लाख श्लोक हैं। यह भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न साहब आपका, हर्षवर्धन की तांबे की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? तो सोनीपत से। देखो, हर्षवर्धन का जब भी आपको नाम देखने को मिलेगा तो मोस्टली चीजें आपकी कहां पर हुई है? थानेसर में हुई है साहब। 590 ईस्वी में क्या होता है? ये एक बार इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि यार देखो, जब आप इस वीडियो पर आए हो तो आपको लगे कि हाँ साहब, इतने कम समय में भी कोई इतनी सारी नॉलेज दे सकता है क्या, है ना? तभी तो आपको पढ़ने का मजा आएगा। देखो, हर्षवर्धन साहब क्या थे? 590 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, लेकिन 606 में ये गद्दी पर बैठ जाते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं थानेश्वर को। ठीक है साहब, ये 3-4 फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इनके बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी बहन के जो पति था उसकी भी हत्या कर दी गई थी। और इनके पिताजी थे प्रभाकर वर्धन। ठीक
ठीक है, तो उनके वो सभी जा चुके थे इस दुनिया से, तो लास्ट में यही बचते हैं कि अब तो भाई तेरे को ही गद्दी संभालनी पड़ेगी। ये बैठते हैं साहब 606 में, और जब यह बंदा बैठता है तो इसके बाद 647 तक ये गद्दी पर रहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जो प्रश्न आते हैं वो काफी दिलचस्पी हैं, क्योंकि एक तो ये यहाँ के अंतिम हिंदू सम्राट थे या फिर शासक थे। ठीक है, तो लगभग इतना तो इनका कार्यकाल रहा है। खास बात पता है क्या है कि लगभग 623, 632, 33 से 643 तक एक चीनी यात्री था हेनसांग, वो आता है अपने यहाँ पे हरियाणा में, और वो मतलब इसके शासनकाल में वो क्या करता है कि वो यहाँ का वो क्या था, वो जुड़ा था साहब आपके बौद्ध धर्म से। यह बंदा भी बौद्ध धर्म का प्रोटेक्टर था, उसको संरक्षित करके रखता था। और जब वो यहाँ पर आया, उसने यहाँ के ग्रंथ को पढ़ा, आसपास की चीजों को देखा, इसके शासन काल में रहा, उसने क्या देखा कि यार उसने बकायदा इन सब चीजों को किताब में लिखा है। CUKYU, ठीक है, CUK हिंदी में लिख लो यार, CUK एक पुस्तक है जो कि हेनसांग ने लिखी है। और वह क्या था, चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म से वह रिलेटेड था। उसने क्या लिखा है कि जो यह व्यक्ति था कौन, हर्ष, क्योंकि तब तो यह मैच्योर हो चुका था 590 का, तो इसका जन्म है अप्रोक्स है 43 से 44 साल का था जब वह आया था 633-34 में। तो उसने क्या लिखा है कि साहब जो यह व्यक्ति है एक काफी खुश रहने वाला इंसान है, और ये अपने जो साम्राज्य है उसमें पैदल चलकर ये देखता है कि कहाँ पर क्या जरूरतें हैं, क्योंकि इसका जो साम्राज्य उसमें सड़कें और इमारतें इतनी साफ सुथरी हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। उसने इसके बारे में लिखा भी है, बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है। ठीक है साहब, और इसने एक बार अपनी राजधानी कन्नौज भी बनाई थी। तो पहली राजधानी रहेगी साहब थानेश्वर, और दूसरी आपकी राजधानी रहेगी कन्नौज। तो यह प्रश्न भी आपका आ सकता है। इसके बाद पुष्यभूति वंश, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका क्या नाम था, क्योंकि इसका एक युद्ध भी हुआ था और उस युद्ध में ये हार गए थे। ठीक है, तो उसका मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन एक गौड़ वंश था, गौड़ वंश। ठीक है, ये था साहब आपका बंगाल में। गौड़ वंश के साथ इसका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और वहां इसने उस युद्ध को जीत लिया था और इसका साम्राज्य को इसने बढ़ा दिया था। लेकिन एक बार नर्मदा नदी पर इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, जो पश्चिम मतलब वहां तक है, तो वहां पर जब इसका युद्ध हुआ तो इसका जो पश्चिम का हिस्सा था इसके साम्राज्य का, वो वहीं तक रह गया, उस नर्मदा नदी तक। क्यों? क्योंकि साहब इसने जिस सम्राट के साथ युद्ध किया था, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उसमें क्या हुआ था, यह हार गया था। अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी 3-4 दिन पहले ये इसका पूरा कंसेप्ट करवाया था, तब ध्यान भी था। ठीक है साहब, तो इसके बाद हमने ये प्रश्न देख लिए। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए थे, तो साहब 5 वंश आए थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है। इब्राहिम लोदी का 2 नाम है, एक इब्राहिम लोदी, दूसरा इब्राहिम सूरी। तो लोदी जब भी नाम आए तब आपको पानीपत के साथ जाना है, और इब्राहिम सूरी का मकबरा साहब आपका नारनौल में है। नारनौल कहाँ पर है, आपका महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना आपकी कब हुई थी, 1966 में ही आपकी हो गई थी। क्या महेंद्रगढ़ एक आपका मंडल भी है, तो नहीं साहब, आपका मंडल नहीं है। कौन, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ आपका इसके अंदर है जो नारनौल, वहां पर है आपका मोहम्मद सूरी का, सूरू लिख दिया, मोहम्मद सूरी का मकबरा। लेकिन आपका लोदी का मकबरा कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। और 1526 में मोहम्मद जो इब्राहिम लोदी है वह हार गया था, बाबर का जो युद्ध हुआ था, तो इस वजह से बाबर जीत गया, और जो हार गया तो उसकी डेथ हो गई थी, तो उसका जो मकबरा है वह यहीं पर बना। ठीक है, बाबर का मकबरा भी आपका साहब इसमें है, पानीपत में ही है। शेख चिल्ली का मकबरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है साहब, ये आपका थानेसर में है। शेख चिल्ली का मकबरा आपका कहां पर है, थानेसर में है। चलो, इसके बाद किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर को पुनः लगा दिया था, तो औरंगजेब ने आपका जो जजिया कर है उसको लगा दिया था। जहाज की कोठी है, ये कहां पर है साहब, हिसार में है, हिसार में। और जहाजगढ़ मेला आपका कहां पर लगता है, झज्जर में, पशुओं का मेला। ठीक है, उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, उस गांव में लगता है। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1809-10 में हो गया था। इसको मैंने कल बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। क्या था कि 1809-10 में अंग्रेज क्या करते थे कि ये करते रहते थे, जैसे कि हरियाणा को कभी उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया, कभी पंजाब के साथ मिला दिया, कभी हिमाचल का हिस्सा मिला दिया इस तरफ, कभी संयुक्त पंजाब बना दिया।
क्यों? क्योंकि उनको ये डर था कि यहाँ दिल्ली के आसपास का जो एरिया है ना, यूपी, हरियाणा और राजस्थान, खासकर जो ये एरिया, जो 3 स्टेट है, यहाँ के जो लोग हैं ना वो उग्र हैं, मतलब थोड़े से उनके अंदर हटकर है वो पूरे। क्योंकि उनको डर था कि भाई अगर कभी क्रांति हुई तो ये तो क्रांति हुई या फिर कुछ ऐसा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये जो हिस्सा है तो इसको हमने दबा के रखना है। तो इसी वजह से ये भी है कि भाई तब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यदि आप यहाँ के देखोगे व्यक्तियों को थोड़ा ध्यान से, तो भाई हम क्या है, हम किसी से मतलब दबने वाले नहीं है, ये रियलिटी है। और ये अपना जो खून है ना, अपने पूर्वजों से आया हुआ है डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों को भगा भगा कर पिटा है। ठीक है, टाइम लगा, ये सारी चीजें ठीक है। अब कोई खड़ा होकर ये बोल दे कि साहब हम तो 100 साल पहले ही हम तो आजाद हो जाते, ये और वो चीजें, बट टाइम लग गया तो लग गया। लेकिन आप ये देखो ना, उस दौर में कितनी सारी चीजें निकल के आई हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इधर से उधर मिला दिया। 1809-10 पर क्या कर लिया, प्रॉपर तरीके से पूरे हरियाणा पर उसने शासन कर लिया था, मतलब पूरा हरियाणा अब अंग्रेजों के अंडर में था। 1833, 35, 37 के आसपास क्या हुआ, अब हरियाणा को यूपी के साथ मिला दिया। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, तब हरियाणा से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले, यूपी से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले। मेरठ से ही तो शुरुआत हुई थी, फिर अम्बाला आई थी आपकी जो 1857 की चिंगारी है। फिर क्या हुआ, अब वो भाप गए इस चीज को, उनको पता लग गया कि जो ये एरिया है ना, ये इसको दबोच के रखना पड़ेगा, इनको फूट करो इनमें। तो इस वजह से हरियाणा को पंजाब, संयुक्त पंजाब के साथ मिला दिया, जिसमें से हम 1966 तक फिसते रहे पंजाब के साथ, और फिर हम फाइनली निकले यहाँ से। इसके बाद साहब छछरौली का विद्रोह, विद्रोह भी बहुत सारे हुए हैं, चोरमार का विद्रोह भी हुआ है, तो विद्रोह काफी सारे हुए हैं, जो कि आपका 1818 में हुआ था। छछरौली कहाँ पर है साहब, आपका यमुनानगर में है। ठीक है, पहले आपका अंबाला में था, और इसको हरियाणा की चेरापूंजी भी बोला जाता है। चेरापूंजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ पर साहब, छछरौली में। ठीक है, जींद का विद्रोह हुआ है भाई सबसे पहले 1814 में, उसके बाद 1818 में रानिया का विद्रोह, छछरौली का भी 1818 में, किसानों का विद्रोह 1824 में, बनावली का 1835 में, कैथल का आपका 1843 में, और लाडवा का 1845 में। गांधी जी पहली बार हरियाणा में कब गिरफ्तार हुए थे, तो 10 अप्रैल 1919 को। घटना कब घटी थी, जलियांवाला बाग की 13 अप्रैल को। तो उससे 3 दिन पहले ही यहाँ पर क्या हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे पलवल रेलवे स्टेशन से। मुंबई जाकर इनको छोड़ भी दिया था। ठीक है साहब, चिल्ली झील कहाँ पर है, शेख चिल्ली का मकबरा पूछ ले थानेसर, लेकिन चिल्ली झील आपका फतेहाबाद में। फतेहाबाद क्या है भाई, फतेहाबाद में चिल्ली झील है। शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शिवालिक रेंज की मोरनी हिल से 1514 मीटर, जो कि आपकी करो नाम से है। ठीक है साहब, करो नाम से। ठीक है, हरियाणा में कुल कितने चिड़ियाघर हैं, देखो हरियाणा में 3 तिगाड़ा पूछा जाता है कि तीन क्या क्या चीजें हैं। एक तो आपका हरियाणा में 3 है साहब आपके चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। ठीक है, और हरियाणा में 3 ही हैं आपके लाल, 3 लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। और हरियाणा में 3 ही है साहब आपके आकाशवाणी। तो अभी शाम के 6:15 हुए हैं, और आप सुन रहे हैं कुरुक्षेत्र आकाशवाणी। और आज हम आपको हमारे हिंदी फिल्मों के पुराने गाने और हरियाणवी फिल्मों के पुराने बोल सुनाने वाले हैं। तो जो वो सब चीजें हैं वह आते हैं आपकी आकाशवाणी के अंडर में। तो 3 चीजें, 3 है, चिड़ियाघर आपके हरियाणा के 3 लाल, और आकाशवाणी के अंदर जो आपके 3 चिड़ियाघर है साहब, ये कहाँ कहाँ पे, R फॉर रोहतक, एक आपका P फॉर पीपली, और एक आपका B फॉर भिवानी। ठीक है, देखो जो R फॉर रोहतक है वो सेम यहाँ पर भी है, एक आकाशवाणी के अंदर आपका रोहतक में, एक आपका चिड़ियाघर रोहतक में, दूसरा आपका चिड़ियाघर पीपली में। पीपली की बजाय यहाँ पर कुरुक्षेत्र कर दो, क्योंकि पीपली और कुरुक्षेत्र ज्वाइंट है, लेकिन फिर भी नाम तो अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर भिवानी, तो यहाँ पर हिसार। तो 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। पहला आकाशवाणी केंद्र साहब आपका कब लगा था, 1976 में। दूसरा साहब आपका कब लगा, आपका कुरुक्षेत्र वाला 1991 में। और तीसरा आपका साहब कब लगा, 1999 में। और एक खास बात, पहला आपका रोहतक में था प्रथम आकाशवाणी केंद्र, और इसमें प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है साहब आपकी, MDU 1976 में। तो 1976 और 1976 इसको आप ऐसे याद रखोगे, 8 मई 10 मई ऐसे करके कुछ डेट है, मई 1976 में। तो MDU भी 1976 में, और ये भी आपका आकाशवाणी भी आपका 1976 में। 3 चिड़ियाघर आपका मैंने बता दिया, आपका रोहतक, पीपली और भिवानी। 3 लाल साहब आपके कौन से हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बंसीलाल साहब, बंसीलाल हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री हैं बंसीलाल, ठीक है। फिर साहब आपका आता है भजनलाल और फिर आता है आपका देवीलाल, ठीक है। तो 5, तो आपके ये क्या है, 3 आपके लाल हो गए। जो आपके बंसीलाल हैं साहब, ये है थे हरियाणा के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री, तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे कौन, बंसीलाल। इनको हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का आधुनिक, हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का विकास पुरुष, इन्हीं को बोला जाता है। क्योंकि 1970 में ये कब बने थे साहब, ये मुख्यमंत्री बन गए थे आपके 1968 में। किसकी बात कर रहा हूं मैं, चौधरी बंसीलाल साहब के बारे में। हरियाणा के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। पहले कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। इनके लिए चुनाव नहीं हुए थे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रथम मुख्यमंत्री ऑफ हरियाणा। क्या नाम है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। कहां से है ये झज्जर से हैं। जब हम पंजाब के साथ थे, संयुक्त पंजाब, तब क्या था, ये विधायक थे वहां पर। जब हरियाणा को अलग किया गया तो ये हरियाणा से हैं, जाहिर सी बात है। तो ये हरियाणा से इस तरफ आ गए हरियाणा में, तो हमने इनको क्या कर दिया था, सीएम बना दिया था। लेकिन इनके लिए चुनाव नहीं हुए थे। क्या नाम है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। अब की बात है 1 नवंबर 1916 की। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए वोटिंग हुई थी, ठीक है। ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि पहले विधानसभा पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन, राव वीरेंद्र सिंह। और ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर पहली क्षेत्रीय पार्टी बनाई, हरियाणा विशाल या विशाल हरियाणा, ठीक है, विशाल हरियाणा के नाम से। और इसके बाद साहब क्या हुआ, इसके बाद ओके, सो बोस आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई मेरे लैपटॉप की हो गई बैटरी लो, और इसी वजह से मैं चश्मे उतार के ऐसे करके देखने लग रहा था। तो वैसे भी टाइम अपना अप्रोक्स हो ही गया, 1 घंटे का टाइम है अपना, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे थे, कुरबान में बहुत सारे प्रश्न आया था। लेकिन वही बात है कि मेरा जो लैपटॉप है वो 1 से 1.5 घंटे की ही इजाजत देगा मैंने, इसके बाद वो उसकी बैटरी डाउन हो जाए। और साथ में अगर मैं लगा के रखूंगा इसमें चार्जर, तो वो वॉइस क्लियर नहीं आती। इनिशियली डेज पर, यानी कि स्टार्टिंग के डेज पर आपा तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आराम आराम से आगे भी बढ़ांगे और बहुत आप आराम आराम से अपना सेटअप भी बड़ा करांगे। तो फिलहाल लैपटॉप से ऐसे ही है, हाँ, लेकिन स्क्रीन है अपने पास भगवान की। तो चलो ये तो हुई अपनी बात। एट द एंड में यही कहूंगा, जहां से हो आप जहां से भी हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब से देख रहे हो, इंस्टाग्राम से देख रहे हो, या फिर आप टेलीग्राम से देख रहे हो, सो मोस्ट वेलकम। द टीचर्स हरियाणा पे आप सभी का स्वागत है दोबारा से, ठीक है। और इसको देखते रहो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है कि साहब मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई या फिर ये चीजें कैसे थी, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। भाई टेलीग्राम पर द टीचर्स हरियाणा के नाम से मिलेगा आपको, द टीचर्स हरियाणा के नाम से आपको मिलेगा, द टीचर्स हरियाणा इस नाम से मिलेगा। ये रहा साहब आपका, ये आपका टेलीग्राम है, द टीचर्स के नाम से। हरियाणा भी नहीं भाई, गलती होगी, मेरे ध्यान नहीं रहा, माफ करियो। तो क्या है, द टीचर्स के नाम से है अपना टेलीग्राम चैनल, और द टीचर्स हरियाणा के नाम से है अपना यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको वीडियो कंटेंट, पीडीएफ, टीचिंग स्टाइल सब बहुत बढ़िया लगने लग रहा होगा। लेकिन यदि आपने यह वीडियो ईब तक देखी है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक सरकारी नौकरी लेने वाले जो स्टूडेंट के अंदर गुण होते हैं, वो सभी आपके अंदर विद्यमान है। तो भाई लगे रहो, अपनी वीडियो देखो, किसी और टीचर की देखो, जो भी आपको समझ में आवे। लेकिन सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिकली जो आपकी आर्थिक कंडीशन है, स्थिति है, मेन बात तो क्या है कि भाई अपने हरियाणा में तो अगर सरकारी लाग जाए तो रिश्ते की भी बिल्कुल खैर बाजन लग जाए, मतलब टक्कर लगन लग जाए, तो वो भी बहुत जरूरी है शादी के लिए भी, वैसे भी यार एक स्टेटस के लिए भी। स्टार्टिंग में कोई नहीं, छोटी नौकरी मिले तो छोटी ले लो, उसके बाद राम राम से आगे बढ़ते रहोगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जुड़ सको द टीचर्स पे, और आपको एक कमेंट करके मेरे को बताना है, एक प्रश्न था अपना कि साहब एनसीआर में हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा के कितने जिले आते हैं, 24, 12, 14 या 2? इसमें से एक आंसर है आपका 4 में से, कमेंट करके आपको बता देना है, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है भाई।